बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, जिसका सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत इस विषय के टॉपिक के अकॉर्डिंग जो प्रकरण है वो है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। बच्चों याद रखिएगा आप सभी, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, इस टॉपिक के साथ मैं आपको लिए चल रहा हूं आज की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपको बता दूं बच्चों, भौतिक संसाधनों सभी को पता है, जितने भी भौतिक संसाधन हैं जैसे विद्यालय भवन, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, एक्सपेरिमेंट, जितने भी प्रयोग किए जाते हैं वो सभी ये विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि, इन सभी के अभाव में, इन सभी के कमियों में कोई भी विद्यालय गतिशील नहीं हो सकता है। जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर का है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मेरी जो व्याख्या है इस लाइन को, जितना महत्व आत्मा के लिए शरीर का है, कारखाने के लिए मशीन का है, उत्पादन के लिए जमीन का है, भूमि का है, उतना ही महत्व विद्यालय के भौतिक, याद रखिएगा, उतना ही महत्व विद्यालय के लिए भौतिक संसाधनों का है। विद्यालय की प्रगति भी, विद्यालय की प्रोग्रेस भी इन्हीं साधनों पर डिपेंड करती है, इन्हीं साधनों पर निर्भर करती है। भौतिक संसाधनों के अभाव में, भौतिक संसाधनों की कमियों में विद्यालय ना तो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और ना ही देश के लिए कुशल नागरिकों का निर्माण कर सकता है। भौतिक संसाधनों की आवश्यकता प्राचीन काल में थी, और याद रखिएगा भौतिक संसाधनों की जो जरूरत थी वो प्राचीन काल में भी थी और वर्तमान समय में भी इसकी आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। बच्चों, आप सभी को ये भी मैं बता दूं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक सुयोग्य, एक टैलेंटेड प्रधानाध्यापक भी अपने अनुभवी अध्यापकों के साथ तब तक एक विधिवत कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास उचित साधन उपलब्ध ना हो। जब तक बालकों के लिए उचित आवास का प्रबंध नहीं होता, तब तक वे अपने अध्यापकों से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। यानी एक बात तो बच्चों तय है, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक विद्यालय में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और इस संसाधनों को पूरा करने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं मैं आपको वो भी बता रहा हूं बच्चों। जैसे पहला है विद्यालय भवन, दूसरा है बच्चों कक्षा
कक्ष बैठक की व्यवस्था। ठीक है। तीसरा है बच्चों, याद रखिएगा आप सभी, तीसरा है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। चौथा है लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। पांचवा है खेल का मैदान, प्लेग्राउंड। छठवां है बच्चों विद्यालय, छात्रावास, स्कूल, हॉस्टल। सातवां है कक्ष एवं स्टाफ रूम, यानी क्लासरूम एंड स्टाफ रूम। नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट नंबर 8, विद्यालय में फर्नीचर। याद रखिएगा आप सभी, फर्नीचर इन स्कूल। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट है कैंटीन। बच्चों याद रखिएगा, विद्यालय भवन भौतिक संसाधनों में कि जो प्रबंधन है उसका वर्णन, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। विद्यालय भवन, कक्ष बैठक की व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल का मैदान, विद्यालय छात्रावास, कक्ष एवं स्टाफ रूम की व्यवस्था, विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था और कैंटीन की व्यवस्था भी विद्यालय में होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, मैं आपको लिए चल रहा हूं, मेरा जो टॉपिक है वो है पॉइंट है विद्यालय भवन। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि प्राचीन काल से विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है। अतः इस मंदिर में विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे वे अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। बच्चों मैं आपको बता दूं, विद्यालय का भवन एवं कक्ष छात्रों को सहसा अपनी ओर आकर्षित करने वाले होने चाहिए, अट्रैक्शन करने वाले होने चाहिए। बच्चों को जो वस्तु अच्छी लगती है वे उन वस्तुओं से कभी ऊबते नहीं हैं, वे कभी उन वस्तुओं से दूर नहीं भागते हैं। क्योंकि छात्र आपने देखा होगा, छात्र अपने अधिकतर समय जो है वो विद्यालय में ही व्यतीत करते हैं और अतः विद्यालय का जो भवन है, विद्यालय भवन एवं यहाँ का एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण होना चाहिए, विद्यालय भवन ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो छात्रों को अपनी ओर बांध करके रखे, अपनी ओर खींच करके रखे। स्कूल का बाहरी रूप और सौंदर्य आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि यही आंतरिक आचरण का दर्पण होता है, यही अंतरात्मा का केंद्र बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, आप देख रहे होंगे विद्यालय भवन के बाद मेरा जो पॉइंट है विद्यालय भवन का स्थान। बच्चों ध्यान से सुनिएगा आप सभी। नेक्स्ट है बच्चों, आप देख रहे होंगे आपके सामने लिखा है विद्यालय भवन का स्थान। बच्चों मैं आपको बता दूं, विद्यालय भवन की स्थापना ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां वातावरण शुद्ध, शांत तथा स्वच्छ होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव ना पड़ पाए। आपको बता दो बच्चों, साथ ही साथ निम्नलिखित बातों का भी, विद्यालय भवन के स्थान पर निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, विद्यालय कब्रिस्तान या शमशान के पास नहीं बनवाना चाहिए। नदी, तालाब, पोखर, नहर आदि के पास विद्यालय का निर्माण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं का डर सदैव बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां पर छात्र अध्ययन के लिए सरलता से, आसानी से पहुंच सकें। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय के पास
घने वृक्ष नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनसे वायु प्रसारण में बाधा पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय के पास विद्यालय एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां का वातावरण शुद्ध, याद रखिएगा, विद्यालय एक ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां का वातावरण शुद्ध, शांत, आकर्षक एवं स्वास्थ्यवर्धक ही हो, अर्थात जो शोरगुल एवं कोलाहल से दूर रहे। विद्यालय भवन के लिए जो मिट्टी चुनी जानी चाहिए वह इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें से वर्षा का जल जल्दी से बह जाए। विद्यालय निर्माण के लिए ककरीली तथा खड़िया मिट्टी अच्छी होती है। विद्यालय भवन से सड़क ना तो अधिक दूर हो ना तो अधिक समीप हो। यदि अधिक पास होता है तो सड़क की धूल इत्यादि उड़कर विद्यालय में पहुंच जाती है। यदि बहुत दूर होता है तो आपने देखा होगा बरसात के मौसम में, वर्षा ऋतु में वहां तक पहुंचना एक कठिन समस्या बन जाती है। विद्यालय भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से सूर्य का प्रकाश क्लासरूम में यानी कक्ष में आ सके। बच्चों मैं आपको एक बात और भी बता दूं, याद रखिएगा आप सभी, विद्यालय भवन जहां तक संभव हो, याद रखिएगा फिर से मेरी बात बच्चों, विद्यालय भवन जहां तक संभव हो, बच्चों आप सभी एक बात और याद रखिएगा, विद्यालय भवन ऐसे हों, याद रखिएगा, विद्यालय भवन जहां तक कि संभव हो वो पक्का बनवाना चाहिए। दीवारों पर सीलन नहीं होना चाहिए। यदि विद्यालय में अधिक सीलन रहती है तो छात्रों में गठिया रोग फैल सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय एक ऐसे स्थान पर हो जहां की भूमि सूखी तथा बहुत सारी अभेद्य चट्टानों से बना हुआ हो। विद्यालय भवन का निर्माण करने के लिए ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए, ऐसी जमीन को चुनना चाहिए जहां जल का स्तर धरती के अंदर 10 फुट से अधिक गहराई पर हो। प्रकाश, धूप एवं वायु प्रदूषण की दृष्टि से विद्यालय भवन की सर्वोत्तम दिशा दक्षिण है। यदि यह दिशा संभव ना हो तो दक्षिण पश्चिम की दिशा निश्चित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, विद्यालय भवन का निर्माण आपको लेकर के चलना हो। आप सभी लोग देख रहे होंगे आपके सामने लिखा हुआ है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, छात्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विद्यालय भवनों के निर्माण में भी निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है भूमि तथा खेल के मैदान की मांग। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए 100 छात्रों पर 2 एकड़ भूमि का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त छात्रों के स्वास्थ्य, विकास एवं मनोरंजन के लिए एक खेल का मैदान भी होना नितांत आवश्यक है, जरूरी है। दूसरा है बच्चों नींव। किसी भी इमारत के निर्माण में नींव का विशेष महत्व होता है, सभी को पता है। पर्याप्त गहरी नींव खुदवा करके उसके सबसे नीचे की तह में कंक्रीट बिछवानी चाहिए, जिससे भूमि में स्थित पानी का प्रभाव दीवारों पर ना पड़े। नींव की गहराई मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप रखनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट दीवारें। भवन की जो दीवारें हैं वो ईंट व पत्थर की होनी चाहिए। एक मंजिल भवन के दीवारों की चौड़ाई
याद रखिएगा, एक मंजिला जो भवन होता है उसके दीवारों की चौड़ाई कम से कम 14 इंच होनी चाहिए। यदि बहुमंजिला भवन निर्मित करना है, बहुत सारे मंजिल आपको बनाने हैं, तो नीचे की दीवारों की चौड़ाई कम से कम 18 इंच होनी चाहिए। याद रखिएगा आपसे बच्चों, नींव से लेकर 3-4 फुट ऊपर, नींव से लेकर 3-4 फुट ऊपर तक दीवारों में नमी को रोकने वाला प्लास्टर बनवाया जाना चाहिए या लगवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपके सामने बच्चों, याद रखिएगा बच्चों, नेक्स्ट है मेरा टॉपिक है, वो है पॉइंट है फर्श। आपको बता दें बच्चों, विद्यालय भवन की सभी कक्षाओं की फर्श मजबूत, आकर्षक एवं चिकनी होनी चाहिए, जिससे उसकी सफाई सरलता से की जा सके, लेकिन साथ ही फर्श इतनी भी चिकने ना हो कि छात्रों के पैर फिसले और वो गिर जाए। नेक्स्ट है बच्चों छतें। आप देख रहे होंगे, आपके सामने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं बच्चों, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट है फर्श के बाद छतें। विद्यालय की जो छतें हैं वो अधिक नीची ना हो, छतें ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्रों को सर्दी एवं गर्मी के प्रभाव से आसानी से बचाया जा सके। छतें टीन आदि की भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय की मंजिलें। विद्यालय की मंजिलों के संबंध में एक लेखक थे रायबर्न महोदय। रायबर्न ने यह कहा है कि जहां तक संभव हो सके विद्यालय भवन एक ही मंजिल का हो, क्योंकि इससे प्रधानाध्यापक को विद्यालय के सभी कार्यों का निरीक्षण करने में आसानी होती है, सुविधा होती है। शिक्षक तथा छात्र के लिए भी आरामदायक होती है। दूसरी मंजिल के भवनों में प्रायः आप देख रहे होंगे छोटे बच्चे के गिरने का डर रहता है, अतः इस डर से बचने के लिए एक मंजिल का भवन ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है बच्चों कक्षा का आकार। कक्षा का आकार छात्रों की संख्या पर निर्भर होता है, लेकिन फिर भी कक्षा का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 40 बच्चे, 40 स्टूडेंट, 40 छात्र आसानी के साथ बैठ सकें। प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 15 वर्ग फीट स्थान होना चाहिए। चतुर्भुज आकार की कक्षा को अच्छा माना जाता है, इसकी चारों भुजाएं एक बराबर हो, आयताकार में। कक्षा की लंबाई और चौड़ाई सवागुनी भी अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा में फर्नीचर की व्यवस्था या साज सज्जा इस प्रकार से की जाए कि पर्याप्त प्रकाश कक्षा में प्रवेश कर सके। नेक्स्ट है बच्चों प्रवेश द्वार। मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों कि भवन में इतने प्रवेश द्वार होने चाहिए कि पूरा का पूरा विद्यालय भवन 4 मिनट में खाली हो जाए। मुख्य प्रवेश द्वार कम से कम 2 होने चाहिए। नेक्स्ट है साइकिल स्टैंड, पेयजल तथा कैंटीन की व्यवस्था। आपको बता दूं बच्चों, छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवन में साइकिल स्टैंड, पेयजल तथा कैंटीन की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपको यह भी बता दूं, इससे क्या होता है, इससे छात्र सड़क पर बिकने वाली जो भी सामान है, जो भी सामग्रियां हैं, वो बाहर जाकर के नहीं खाएंगे और इससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। जब आपके विद्यालय में खुद ही मिलेगा, उनका स्वास्थ्य अपने आप ऑटोमेटिक सही रहेगा।
नेक्स्ट है बच्चों प्रकाश की व्यवस्था। आप देख रहे होंगे 10वां पॉइंट है प्रकाश की व्यवस्था। बच्चों मैं आपको बता दूं, विद्यालय की कक्षाओं में पर्याप्त मात्रा में रोशनदान एवं खिड़कियां होनी चाहिए। क्या? रोशनदान एवं खिड़कियां होनी चाहिए, जिससे कक्षा में पर्याप्त प्रकाश रहे। इससे क्या होता है, इससे सुरक्षित हवा भी अंदर आपकी कक्षा में प्रवेश करेगी, जिससे छात्रों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों विद्यालय भवन का स्वरूप, फॉर्म ऑफ स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन के निर्माण संबंधी 2 योजनाएं प्रचलित हैं। पहला है खुली योजना, दूसरा है बंद योजना। बच्चों याद रखिएगा आप सभी, ये भी बच्चों आप सभी याद रखिएगा, विद्यालय भवन का जो स्वरूप होना चाहिए वो 2 योजना होनी चाहिए। उसके लिए 2 योजनाएं होती हैं। पहला है खुली योजना, दूसरा है बंद योजना। याद रखिएगा आप सभी बच्चों। मैं आपको एक बात बता दूं, खुली योजना के अंतर्गत भिन्न भिन्न आकारों वाली इमारतों का निर्माण किया जाता है। जैसे अंग्रेजी के अक्षर की टाइप में होता है ना, एच टाइप, ई टाइप, एल टाइप, टी टाइप, आई टाइप, वाई टाइप एवं वी टाइप। इन सभी आकारों के लिए खुली योजना होनी चाहिए, ओपन प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है बंद योजना। बंद योजना के अंतर्गत बच्चों मैं बता दूं 3 प्रकार की इमारतें आती हैं। पहला ठोस आयत, दूसरा आयत, तीसरा शून्य आयत। यानी आयत के अंतर्गत बनी इमारत में बीचों बीच हॉल एवं अन्य कक्षों का निर्माण होता है, जबकि शून्य आयत के अंतर्गत बीच में खाली स्थान तथा उसके चारों ओर इमारत बनाई जाती है। वर्तमान समय में खुली योजना का अधिक प्रचलन हो चुका है, हो गया है। इसमें से कुछ मुख्य प्रकारों का भी वर्णन है, जैसे मध्यवर्ती केंद्रीय हॉल वाले विद्यालय भवन, दूसरा मंडप के आकार के विद्यालय भवन। ये सभी है बच्चों। तो आज मैंने आप सभी को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय के अंतर्गत टॉपिक भौतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ाया, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन का स्थान, विद्यालय भवन के निर्माण में इतनी चीजें प्रयोग होनी चाहिए, जैसे भूमि तथा खेल के मैदान की माप, दूसरा नींव, तीसरा दीवारें, चौथा फर्श, पांचवा छतें, छठवां विद्यालय की मंजिलें, सातवां कक्षा का आकार, आठवां प्रवेश द्वार, नौवां साइकिल स्टैंड, पेयजल तथा कैंटीन की व्यवस्था, और 10वां है प्रकाश की व्यवस्था। बच्चों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते। इन सभी को बच्चों नोट कर लें आप सभी।